प्रसादकृत लहर एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें प्रसाद की काव्य प्रतिभा का परिचय हमें उनकी विभिन्न कविताओं के माध्यम से मिलता है। वो गीतों के माध्यम से, क्योंकि प्रसाद बहुत सशक्त गीतकार भी हैं, तो वो गीति काव्य की दृष्टि से जब हम उनके इन लहर के गीतों पर दृष्टि डालते हैं तो एक से एक सुंदर प्रभावी मोहक कविता और गीत हमें वहाँ मिलता है। लेकिन उस पूरी रचना में प्रसाद ने प्रकृति का बहुत ही रचनात्मक उपयोग किया है। हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जब हम संस्कृत साहित्य, उसके बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश साहित्य, उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य जिसमें कृष्ण काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य आदि, इन सब पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, उपादान के रूप में, सहायक उपादान के रूप में कवियों ने प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया। ये जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसमें भी प्रकृति के बहुत से तत्वों को, प्रकृति के बहुत से रूपों को समाहित किया गया। जैसी पद्मावत में उद्दीपन प्रणाली में प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। जैसी कि पद्मावत जो महाकाव्यात्मक रचना है, जो सूफी काव्य परंपरा की प्रवर्तन करने वाली रचना है, उस पद्मावत के अंतर्गत प्रसाद ने जायसी ने बहुत सुंदर सुंदर ऋतुओं का चित्रण किया है। तो यहाँ बसंत ऋतु का प्रथम बसंत ऋतु आई, सुऋतु चैत बैसाख सुहाई, चंदन चीर पहिर धनी अंगा, सेंदुर दीन बेहसी भरी गंगा। अब ये जो कल्पना की सृजनशीलता है, रचना धर्मिता है, ये हिंदी के कवियों के पास विलक्षण है, ईश्वर प्रदत्त है। ये बसंत ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, षड ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन, ये सूफी कवियों का बड़ा प्रिय विषय रहा है। नायिकाओं की विरह अवस्था में, वियोग अवस्था में प्रकृति के विभिन्न चित्रों को उकेरने की कोशिश कवियों ने की है। कुसुमहार ओ परिमल बासु, मलया गिरि छिरका कभी लासु, सौर सुपैति फूलन डासी, धनी ओ कंत मिले सुख राशि। अब ये जो मलय पर्वत है, वहाँ से आने वाली जो सुगंधित बयार है, उसका चित्रण भी कवि करता है। कहीं पुष्पों के खिले होने का चित्रण भी करता है, कहीं आसमान में तारों की बिछी हुई चादर का चित्रण भी करता है, कहीं कुसुम हार के रूप में, पुष्पों के हार के रूप में, कंठहार के रूप में कवि बहुत सुंदर परिकल्पना करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्तिकालीन सूफी काव्य में, संत काव्य में और इसी तरह सगुण काव्य धारा में, जो राम भक्ति काव्य धारा है, उसमें भी प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण कवियों ने किया। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में तो हम ऐसे अनेक दृश्यों को देख सकते हैं दर्शनीय स्थल के रूप में। कहीं अशोक वाटिका की बात हो, कहीं वन गमन की बात हो, तो वन के सौंदर्य की बात हो। इसलिए तुलसी हो या सूर हो, वो प्रकृति का बहुत सुंदर कुशलता के साथ चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। देख मत कालिंदी अतिकारी, भंवरा हो, कोयल हो, कालिंदी यमुना नदी हो, पर्वत हो, कालिया नाग हो, कालिया दमन आदि के प्रसंग में जहाँ कहीं भी कृष्ण भक्त कवियों को, सूर आदि, नंददास आदि को, इनका और भंवरे को तो प्रतीक बनाकर पूरा उद्धव शतक ही लिखा गया। इस तरह कालिंदी अतिकारी कहकर मानवीकरण का बड़ा सुंदर श्रेष्ठ चित्रण किया गया। चल सखी तिह सरोवर जाही, जिह सरोवर कमल कमला रवि बिना बिकसाही, सघन गुंजन बैठी उन पर भोर हूं बिरमाई। इस तरह राम भक्ति शाखा में भी तुलसीदास ने प्रकृति चित्रण में राम दर्शन की भव्यता के दर्शन को चित्रित किया, उल्लिखित किया। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने प्रकृति चित्रण के दौरान राम दर्शन की भव्यता का बड़ा सुंदर चित्र उकेरा। देखे राम पथिक नाचत मुदित मोर, कै पै
कलाप बर बरहि किराबत, गावत कल कोकिल किशोर। तुलसी मुनि खग मृगनि सराहत, भय हैं सुकृत सब इनकी ओर। इस तरह भक्तिकाल में चारों काव्य धाराएं, सगुण निर्गुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, सूफी काव्य और संत काव्य, सभी ने जहाँ कहीं भी, चाहे दादू हों, चाहे सुंदरदास हों, चाहे नानक हों, संत पीपा हों, सहजोबाई हों और रज्जब अली हों, ये जितने भी संत हैं उन सब ने, और इसी तरह सूफी कवियों ने, चाहे कुतुबन हों, चाहे जायसी हों, चाहे उस्मान हों या नूर मोहम्मद हों, हम देखें कि भक्ति और रीतिकाल में इन कवियों ने प्रकृति को जैसे अपनी कविता का, अपनी दैनिक चर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया है। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, वहाँ तक आते आते प्रकृति मुख्य रूप से उद्दीपक रूप में और अलंकरण रूप में चित्रित होती है, वर्णित होती है। सेनापति, उनका प्रकृति चित्रण बहुत विलक्षण है। घनानंद का प्रकृति चित्रण, द्विजदेव का प्रकृति चित्रण बहुत अद्भुत है, और तुलसी का तो कुछ कहना है ही नहीं। इसी तरह राम भक्त कवियों में देखें, कृष्ण भक्त कवियों में सोमनाथ, छीत स्वामी और तमाम दूसरे परमानंद दास, इन सब कवियों को हम देख सकते हैं। बिहारी, देव, घनानंद, पद्माकर, ये सब वो बड़े कवि हैं जो प्रकृति के मनोहारी और स्वाभाविक चित्र अंकित करते हैं, चित्रित करते चलते हैं। डाल हुई पलना बिछोना नव पल्लव के, डाल हुई पलना बिछोना नव पल्लव के, सुबन झंगूला सोए तन छवि भारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब ये जो सुबह सुबह गुलाब का चटकना और उस चटकने की जो सुंदर आवाज है, स्वर लहरियां हैं, वो जागृति का गीत बनकर, जागृति का मूल मंत्र बनकर जगाती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह आधुनिक युग में आते आते भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में प्रकृति का महात्म्य विलक्षण दिखाई देता है। डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल ने ये लिखा भी है कि आधुनिक युग का अधिकांश प्रकृति चित्रण अलंकार प्रधान है। अधिकांश प्रकृति चित्रण अलंकार प्रधान है। उनकी यमुना वर्णन और गंगा वर्णन नामक कविताएं अद्भुत बन गई हैं, दर्शनीय और स्मरणीय बन गई हैं। हम जानते हैं कि यमुना पर और गंगा पर भी स्वतंत्र काव्य लेखन प्रचुर मात्रा में हुआ है, और अपनी अन्य रचनाओं में भी कवियों ने कहीं गंगा स्तुति की है, कहीं यमुना स्तुति की है। पद्माकर ने तो गंगा लहरी ही लिख दी, ग्वाल ने भी गंगा लहरी लिखी, यमुना लहरी भी लिखी गई, और गंगा और यमुना के महात्म्य को रेखांकित करते हुए उनकी हम सब की जीवन शैली में भूमिका क्या है, इसको रेखांकित करते हुए कवियों ने गंगा को पाप धोने वाली नदी के रूप में, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये बात जब कही जाती है तो इसके मूल में वही निहितार्थ होता है, प्रतीकार्थ होता है गंगा का, जिसको लेकर हम बहुत गौरवान्वित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे अधिक प्रकृति चित्रण पाठक जी ने किया है। अब ये जो पाठक जी की रचनाएं हैं कविता की, अनुदित आदि, उनमें हम देख सकते हैं वास्तव में श्रीधर पाठक एक प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में अंकित होते हैं। प्रकृति के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। छायावादी काव्य परंपरा में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, इन सब का स्थान विलक्षण है। छायावादी प्रकृति प्रधान कविता में प्रकृति का स्थान श्रेष्ठ है। लहर काव्य संग्रह प्रकृति चित्रण की दृष्टि से एक अविस्मरणीय काव्य संग्रह बन गया है। कितने जीवन जल निधि में, कितने जीवन जल निधि में, विकल अनिल से प्रेरित होकर, लहरी कुल चूमने चलकर, उठरी गिरती सी रुक रुक कर, सृजन करेगी छवि गति विधि में। कितनी मधु संगीत निनादित गाथाएं, निज ले चिर संचित, तस्ल तान गावेगी वंचित, पागल सी इस पथ निरवधि में।
ऐसे हम देख सकते हैं कि जो लहर काव्य संग्रह है प्रसाद का, वो वास्तव में प्रकृति चित्रण का अपने आप में स्थूल प्रकृति का विलक्षण निरूपण करता है। और जागो जीवन के प्रभात, जब वो कहते हैं अब जागो जीवन के प्रभात, तो ये जो वाचक कविता है वह हमारे सामने उभर आती है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमगण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती आरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात, तम नयनों की ताराओं सब, मुद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मस्त बात, अब जागो जीवन के प्रभात। वास्तव में प्रसाद के पास लहर के माध्यम से प्रकृति चित्रण को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर उपस्थित हुआ। उन्होंने इस तरह की प्रकृति दृश्यों को अंकित किया, चित्रित किया। कभी कभी लगता है कि जैसे एक चित्रकार, एक मूर्तिकार, एक फोटोग्राफर वह प्रकृति को कैद कर लेता है, ऐसे ही प्रसाद भी प्रकृति काव्य को अलग कर देते हैं। है तो दुस्साध्य, क्योंकि प्रकृति आंशिक रूप से या मुखर रूप से कहीं ना कहीं आती है, लेकिन प्रसाद ने अपनी लहर नामक काव्य रचना में, काव्य संग्रह में प्रकृति का मानवीकरण भी विलक्षण रूप में किया। अंतरिक्ष में भी अभी सो रही उषा, मधुबाला और खुली भी अभी नहीं हो प्राणी की मधुशाला, सोता तारक किरण पुलक रोमावली मलयज बात। तो अंगड़ाई लेते अंगड़ाई नीड़ों में, अलस विहंग मृदु गात, रजनी रानी की विभरी है, की बिखरी है, मलान कुसुम की माला, रे बिखारी तू चल पड़ता, अब टूटा प्याला। ये जो चेतना है प्रसाद की, ये वास्तव में अद्भुत है। वो बार बार जहाँ कहीं उनको अवसर मिलता है, वो म्लान कुसुमों की, वो विहंग आदि की, पक्षियों की, नीड़ों की, वो रजनी की, प्रभात की, कुसुमों की, और इसी तरह से अन्य सुंदर प्राकृतिक उपादानों का चित्रण भी करते चलते हैं। जयशंकर प्रसाद और पंत के काव्य में प्रकृति के इस व्यापक रूप के नूतन और मौलिक दर्शन यथास्थान रमणीय रूप से उभर आते हैं। लहर में प्रकृति के चित्रात्मक रूप, चित्रात्मक प्रयोग अत्यंत सहज भी हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता मौन कहानी। अब ये सहजता का गीत है। मधुप गुनगुना कर कह जाता मौन कहानी, अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब वही कहते हो कह डालूं दुर्बलता, अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह। तो हम देख सकते हैं कि प्रसाद ने लहर के माध्यम से जो प्रकृति के नारी से समानता करने वाले चित्र, श्रद्धा से समानता करने वाले चित्र, वो उनकी काव्य प्रेरणा बनकर आते हैं और काव्य प्रेरणा के सेतु के रूप में वो उसे उद्घाटित करते हैं। अमूर्त रूप में और मूर्त रूप में वो प्रकृति को वर्णित और चित्रित करते चलते हैं। अपलक जगती हो एक रात, अब सोए हो इस भूतल में, अपनी निरीहता संबल में चलती हो कोई भी न बात, पथ सोए हो हरियाली में, हो सुमन सो रहे डाली में, हो सुमन सो रहे डाली में, हो अलस उनींदी नखत पात, अपलक जगती हो एक रात। तो अपलक जगती एक रात्रि का चित्रण कवि करता है, यानी रात्रि जो है वो पलक झपके बिना एक टक निरंतर टकटकी लगाए जाग रही है और सब पूरी सृष्टि सो रही है, लेकिन रात है जो जाग रही है। तो चुपके किसलय से बिछल छना, थकता हो पंथी मरलय बात, वक्ष स्थल में
जो छुपे हुए सोते हुए हृदय अभाव लिए, उनके स्थानों का होन अपराध। प्रकृति का ऐसा संवेदनात्मक चित्रण जो हमारी संवेदनाओं को झकझोर देता है, जागृत कर देता है, झंकृत कर देता है, वो प्रसाद को बहुत प्रिय है। इसलिए संवेदनात्मक रूप में, रहस्यमयी आभा कांति रूप में छलकती मिलती है। वह लहर काव्य संग्रह को अन्य काव्य संग्रहों से विलग करता है। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप जाओगे। देखो, अब ये सुंदर जो बिंबात्मकता है, जो चित्रात्मकता है, और जो प्रकृति के प्रति एक सुंदर परिकल्पना है। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप जाओगे, इतना सहज कुतूहल ठहरो, यह कभी नहीं बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को चाप चाप कर, उन्हें नहीं दुख दो इतना। अरे अरुणिमा उषा सी वह अधर बही, वसुधा चरण चिन्ह सी बनकर यहीं पड़ी रह पावेगी। प्राची राज कुंकुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। निश्चित ही प्रसाद प्रकृति के विलक्षण, निपुण और दक्ष कवि हैं। आलम्बन के रूप में प्रकृति निरूपण के हिंदी साहित्य में अनुपम कवि बनकर वो उभरते हैं। वस्तुतः आधुनिक हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण की बात विस्तार से होती है, तो प्रसाद मनो मस्तिष्क में प्रमुख रूप से उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं। थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की संध्या है आज भी तो धूसर क्षितिज में, और उस दिन तो निर्जन जलधि बेला रागमयी संध्या से सीखती थी सौरभ से भरी रंग रलियां। इस प्रकार गूंजता था धीवरों की छोटी छोटी नाव में, मेरे उस यौवन की मालती मुकुल में रंध्र खोजती थी रजनी की नीली किरणें, उसे उकसाने को हंसाने को पागल हुई मैं अपनी ही मृदु गंध से कस्तूरी मृग जैसी। तो ये जो कविता के भाव हैं, विचार हैं, ये वास्तव में प्रसाद को अलग वर्ग में, अलग श्रेणी में पहुंचा देते हैं। उस साहित्य लोक हितकारी भूमिका का निर्वहन करता है। प्रसाद की लहर काव्य संग्रह में प्रकृति चित्रण द्वारा लोक शिक्षा के रूप में ज्ञान बोध की विशिष्टता दर्शनाई जाती है, चित्रित की जाती है। ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तप कोलाहल की अवनी हो। कुछ आलोचकों ने इसे पलायनवादी कविता कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसाद पलायनवादी तो हो ही नहीं सकते। वो जो आह्वान करते हैं देशवासियों का, वो जो मार्ग प्रशस्त करते हैं देशवासियों का, वो ऐसा उदाहरण चित्रित नहीं कर सकते। इसलिए यह ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये अलग शैली की, अलग अंदाज की कविता है, जहां सांझ सी जीवन छाया ढीली अपनी लोकल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख 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 सुख बाली सत्य बनी है। देख सकते हैं कि गंभीर रूप में, विराट रूप में, सहज रूप में प्रकृति प्रसाद के साथ साथ उनकी कविताओं में प्रवाहित होती है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, अगर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे, अस्तु मां सरस्वती के
इस लाडले पुत्र महाकवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनके काव्य संग्रह लहर, उसके अंतर्गत अपने पूर्ण यौवन में क्या क्या है, आलंबन है, उद्दीपन है, अलंकरण है, मानवीयता है, मानवीकरण, प्रतीकात्मकता है, उपदेशात्मकता है, लोक हितकारी रूप है। इन सब रूपों में कवि प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। इस दृष्टि से समस्त आधुनिक हिंदी वाङ्मय में लहर काव्य अपने आप में एक विलक्षण काव्य है, एक सिरमौर काव्य है। हम देख सकते हैं कि प्रसाद ने अपनी समस्त रचनाओं में, चाहे वो कविता की रचना कामायनी हो, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो झरना हो या लहर हो, सभी में प्रसाद प्रकृति प्रेमी बनकर हमारे सामने आते हैं। प्रसाद जी ने प्रकृति के साथ जो एक आत्मिक रिश्ता बनाया है, प्रकृति के रचनात्मक रोल, उसकी भूमिका को, जैसे प्रेम और प्रकृति का संबंध है तो वहाँ उसका वो उपयोग करते हैं। जैसे मौखिक और लिखित रूप में वो अभिव्यक्ति कौशल की बात अगर हम देखें तो प्रसाद के जो शब्द चयन का, प्राकृतिक उपादानों को व्यंजित करने के लिए जो शब्द चयन का आधार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विलक्षण है। लोल लोल, उठ उठरी, लघु लघु, लोल लोल, ये चांचल्य की द्योतक है। तो ये जो चंचल लहर है, इसका उठना, इसका गिरना, इसका बार बार आगे बढ़ना, ये इनको वो चित्रित करते हैं, तो एक तरह से बिंब भी बनाते चलते हैं। प्रसाद ने कामायनी में बहुत सुंदर सुंदर चित्र, चिंता, आशा और फिर इसी तरह कर्म और इसी तरह काम, इसी तरह से आनंद तक जब वो जाते हैं तो हम देखें कि मनु से मिलना, इड़ा को उन्होंने उलझी अलके जो तर्क जाल, अब जो ये जो चित्रण है ये एक परिकल्पना का रचनात्मक रूप बनकर हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह प्रसाद ने छायावादी अन्य कवियों की तरह, जैसे निराला है तो जूही की कली भी लिखते हैं, बादल राग भी लिखते हैं, तो इन छायावादी कवियों की का तो प्रिय विषय रहा है प्रकृति, इसलिए उन्होंने प्रकृति के इतने सारे रूपों को हमारे समक्ष रखा है। तो प्रसाद वास्तव में लहर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसाद वास्तव में अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ उस पुस्तक के अंतर्गत यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देते हैं। उन्होंने लंबी कविताओं में भी प्रकृति का रचनात्मक उपयोग किया है। उन्होंने लघु कविताओं में भी, लघु काव्यात्मक गीतों में भी प्रकृति की भूमिका को सुस्पष्ट रूप से व्यंजित किया है। तो कह सकते हैं कि लहर अपने आप में प्रकृति सौंदर्य की एक विलक्षण रचना है और प्रसाद उस विलक्षण प्रकृति सौंदर्य परक रचना को पाठक जगत तक लाने में पूर्णतः सफल हुए। आज हम इस विषय को यहाँ विराम देते हैं क्योंकि लहर पर हमने 2-3 कार्यक्रमों में चर्चा की, प्रकृति और प्रेम की दृष्टि से भी, प्रेम और सौंदर्य की दृष्टि से भी। तो लहर प्रसाद के प्रतिनिधित्व की व्यंजक काव्य रचना बनकर हमारे सामने आती है। हम विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति दीजिए, नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।